हेलो जी, वेलकम टू दिस यूपी लोकल लॉज लेक्चर सीरीज़। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले का लेक्चर और प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप आई बटन पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज का लेक्चर रीजंस फॉर द एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम है। ज़मींदारी सिस्टम क्यों एबॉलिश हुआ यूपी से, उसके क्या रीजंस थे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसे हम इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर फॉर्म में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। ये आपको अगर जानना है तो इसके लिए पीडीएफ मैंने एक भेज दिया था पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ। तो पीडीएफ हो सकता है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक हो, तो आप वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं और एडमिन को मैसेज करें, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब शुरू करते हैं यूपी जमींदारी एबॉलिशंस कमिटी रिपोर्ट। इस कमिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 रीजंस मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो वन बाय वन इन 6 के 6 रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन जो है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसका हटना ज़रूरी था। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे नीचे जा रहा था, कैसे वो डिक्रीज हो रहा था ज़मींदारी सिस्टम में, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फार्मर्स जो थे उनके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की लैंड नहीं थी, तो उनके पास मोटिवेशन नहीं होगा वर्क करने का, कल्टीवेट करने का। ये जो क्लास थी फार्मर क्लास या फिर पीजेंट क्लास, यही कल्टीवेट करती थी। अब ओनरशिप नहीं था तो उन्हें लोन नहीं मिल सकता है बैंक के थ्रू या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि वो अपनी लैंड के कल्टीवेशन के लिए उसमें पैसा नहीं लगा सकते किसी लोन के माध्यम से। और ओनरशिप नहीं था तो वो क्यों चिंता ही करेंगे लैंड की, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि लैंड में कल्टीवेशन हो ना हो। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद उनको काफ़ी हैवी रेंट पे करना पड़ता था ज़मींदार्स को, पीजेंट्स को। ठीक है, तो ज़मींदार को क्योंकि वो काफ़ी हैवी रेंट पे करते थे, इसकी वजह से उनके पास कोई भी बचा हुआ सरप्लस ऐसा नहीं था जो वो इन्वेस्ट कर सके कल्टीवेशन के लिए। ठीक, उसके बाद उनके पास कोई भी फिक्सिटी नहीं थी कि उनका टेन्योर कितने टाइम का है, कोई भी फिक्सिटी नहीं थी। कभी भी अपनी विशेष के अनुसार जो लैंडलॉर्ड था वो हटा सकता है टेनेंट्स को। ठीक, तो फिक्सिटी ऑफ टेन्योर नहीं थी, फिक्सिटी ऑफ रेंट नहीं थी, कितना भी चार्ज किया जा सकता था उनसे। अब इस वजह से लो प्रोडक्टिविटी थी। फोर्स्ड लेबर आप कराओगे तो जो काम कर रहा है उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं होगी, उसे वो लैंड अपनी नहीं लगेगी, तो उसमें वो कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी थी ब्रिटिश एरा में। तो अगर इस लो प्रोडक्टिविटी को हमें हाई प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है तो हमें ज़मींदार को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा इस सिस्टम को। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रीज़न। तो पहला रीज़न हो गया। उसके बाद दूसरा रीज़न है एवरीबडी मस्ट वर्क। ओके, तो एक प्रिंसिपल है कि ही हु डज नॉट वर्क शैल नॉट ईट ईदर। ठीक, इस प्रिंसिपल से कोई भी वास्ता नहीं था ज़मींदार्स का, पर ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि हर सेक्शन सोसाइटी का इकोनॉमिक फंक्शन जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री का कोई भी सेक्शन है उसे कोई ना कोई इकोनॉमिक फंक्शन करना चाहिए, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। अब ज़मींदार जो थी वो एक आइडल क्लास थी। ठीक, तो ये आइडल क्लास को ना तो ये लैंड इम्प्रूवमेंट में ध्यान दे रही थी, ना ही पीजेंट्स की इम्प्रूवमेंट में ध्यान दे रही थी, जो कि इसको करना था। ठीक, और अपना खुद आइडल थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। तो इसको अगर काम पे लगाना है तो उसके लिए एलिमिनेट करना पड़ेगा ज़मींदारी सिस्टम को। तो ये हो गया सेकेंड रीज़न। ओके, थर्ड रीज़न था कि ज़मींदारी सिस्टम अनइकोनॉमिकल टू द स्टेट था। ओके, तो स्टेट रेवेन्यू जो है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो इसके लिए ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना ज़रूरी था। अब क्यों था, क्योंकि ज़मींदार जो इंटरमीडिएरी क्लास थी वो टेनेंट से ले रही थी 18 करोड़ एनुअली, और
स्टेट का रेवेन्यू जो जाता था वो लेस देन 7 करोड़ था, जिसका मतलब कि जमींदार के पास एनुअली 11 करोड़ रुपया रहता था। ठीक, तो स्टेट रेवेन्यू बहुत कम हो रहा था। स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो रही थी और जमींदार की इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़े जा रही थी। तो इस वजह से जमींदारी सिस्टम का हटना जरूरी था। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 या रीजन नंबर 4 में कि लैंडलॉर्डिज्म वाज ब्रिटिश सिविल। तो लैंडलॉर्डिज्म को कौन लाया? ब्रिटिशर्स लाए। वो क्यों लाए? क्योंकि उन्हें एक लिंक चाहिए था, एक सोशल लिंक चाहिए था जो टेन्योर होल्डर्स से रहे और वो उनको रेवेन्यू जिससे उनको मिल पाए टाइम टू टाइम। ओके, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अवध के इतिहास के अकॉर्डिंग, यूपी में आफ्टर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1857 के बाद जो भी जमीनें थी, स्टेट्स या तालुकात थे, वो दे दिए गए उन लोगों को। ये जमींदार कौन लोग थे? जिन्होंने इंग्लिश पीपल को शरण दी, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, या उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को हैंड ओवर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। राइट, तो ये जो लोग थे जिन्होंने ऐसा किया उसे हम ट्रेशरी कहेंगे। राइट, यानी कि धोखेबाजी, दगाबाजी या गद्दारी नेशन के साथ। तो नेशन के साथ गद्दारी करने वाले को हम बेनिफिट नहीं दे सकते। राइट, उनके बेनिफिट के बारे में नहीं सोच सकते। दैट्स वाई जमींदारी प्रथा का हटना ज़रूरी था, क्योंकि ये ब्रिटिश सिविल थी। राइट, तो ये हटी। रीज़न 5 इसका यह है कि जमींदार्स हैव बिट्रेड द ट्रस्ट रिपोज्ड इन देम। सो वो ट्रस्ट किसने रिपोज किया? तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया कि जस्ट लाइक इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, ये जो लैंडलॉर्ड होंगे इंडिया के, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल और वेलफेयर ऑफ टेनेंट के बारे में भी सोचेंगे। ठीक, लेकिन इसका उल्टा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में। इसलिए ना तो इम्प्रूवमेंट इन्होंने करी सॉइल की या टेनेंट की, बल्कि इन्होंने उसको और डिक्रीज कर दिया। राइट, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो स्टेट शेयर था रेंट का वो डिक्रीज होता गया और प्रॉफिट जो लैंडलॉर्ड्स कमा रहे थे वो बढ़ता गया। ठीक, तो इसको हटना भी जरूरी था, वरना स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन वीक पे वीक होती जाती। ओके, छठा रीजन जो है वो है फर्दर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ जमींदारी में हैव लेड टू अ ब्लडी रिवॉल्यूशन। मतलब इसका सिंपल सा है कि जमींदारी प्रथा उस लेवल पे पहुंच गई थी कि अब कोई भी सहन शक्ति नहीं बची थी इस क्लास के ऊपर जिनका शोषण हो रहा था, कि वो इसको सह लेते। मतलब कि अब लड़ाइयाँ होनी चालू हो गई थी, रिवॉल्यूशन करना चालू हो गया था, काफ़ी ब्लड शेड होता, ये स्टेट की सिक्योरिटी के लिए भी नहीं सही होता। ये सिस्टम इनटॉलरेबल हो चुका था पीजेंट्री द्वारा। क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ों से रोका गया। जैसे सबसे पहली बात तो फोर्स लेबर करा गया, बेगारी फोर्स लेबर थी, फोर्स लेबर किया जाता था, हाई रेंट उनसे लिया जाता था और उन्हें रोका जाता था कई नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने से, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से। पॉन्ड्स, लेक्स इत्यादि जो थे उनसे उनको प्रिवेंट किया जाता था, प्रोहिबिट किया जाता था। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से जमींदारी प्रथा का हटना ज़रूरी था और स्टेट की इकोनॉमी के बारे में सोचा गया इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये थे रीजंस। इनका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ फाइल को अच्छे से पढ़िए और उसमें किस तरीके से इसको फ्रेम किया जाएगा वो बताया गया है। हर जवाब की एक रूपरेखा होती है कि इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है नीचे और बीच में एक बॉडी होती है। ठीक, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए अपने जवाब को फ्रेम करिए और मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।